का जो कार्यक्रम है ये बहुत दूसरे तरह का कार्यक्रम है। यद्यपि बड़ा औपचारिक सा लगता है, लेकिन विमोचन को कभी औपचारिक बनाना नहीं चाहिए। ये दिशा निर्देशक कार्यक्रम होता है एक शायर के लिए, एक कवि के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए, उसको पिछड़ जाने के लिए भी होता है। कई बार झूठी प्रशंसा अगर आप करेंगे तो पिछड़ जाएगा। इसलिए ये एक बड़ा अलग तरह का कार्यक्रम है। मैं दरअसल ये कहना चाहता हूँ कि ये गाँवों का उत्थान देखकर आया हूँ और मुखिया का दालान देखकर आया हूँ, मनरेगा की जो मजदूरी है वो कहाँ गई, और सुखिया को हैरान देखकर आया हूँ। ये जब गजल मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि ये गजल इन्होंने किस सन में लिखी आपने? हाँ, तो ये मैंने हमारे यहाँ मीरासी, मेवात का रहने वाला हूँ। मेवात और ब्रज दोनों इलाका मिला हुआ है, और मेवात वो इलाका है जहाँ मेव कौम रहती है और मेव इस्लाम मतावलंबी कौम है। हम लोग मेवों के बीच में रहते हैं और हमें कभी ऐसा नहीं लगा, हालांकि 1947 में बहुत कष्ट हुआ जब हम मेवों को मार मार के भगाया था। तो वही एक ऐसा हादसा है जिसको भूल गए थे सब लोग इस इलाके। हमारे गांव में आमने सामने लड़ाई हुई थी। हमारा जो राजा था वो राजा उनके बहुत खिलाफ था। उसने सीधा शूट करने का आदेश दे रखा, जहां भी आपको दिखाई दे जाए समूह में वही गोली चलाओ और मारो। ऐसे केंद्र में हम लोग पले। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी उसको याद कर करके बहुत परेशान होते थे। बहरहाल वो जख्म भर गया धीरे धीरे, लेकिन फिर हरा होने लगा है। क्या किया जाए? ये बातें इनकी शायरी में जब देखी, ये जख्म को हरा नहीं करती, जख्म को खत्म करती। आइए आइए, नमस्कार। इधर 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 आ जाओ। जिसका प्रयोग ये मिस्र करते हैं, मैंने देखा है गजल वालों में, औरों में भी देखा है। वो ये कोशिश करते हैं कि फारसी के शब्दों को उर्दू के व्यावहारिक शब्दों को भी निकाल दें। कई बार उनसे बहस होती है, भाई क्यों निकालना चाहते हो इसको, कि अड़चन पैदा करता है, इसके नीचे नुक्ता लगाना पड़ता है। अरे नुक्ता लगा दीजिए, नुक्ते में क्या है? नुक्ता तो घा के नीचे भी लगाते हैं, घा के नीचे भी लगाते हैं। वो ध्वनियाँ कौन सी? फारसी की ध्वनियाँ। नुक्ता लगाने का नहीं है सवाल, सवाल है शुद्धतावाद का, और शुद्धतावाद संकीर्णतावाद होता है, बहुत खतरनाक होता है, और वो संकीर्णतावाद आपको फांसीवाद की तरफ ही ले जाता है। जब ये बात आती है तो मुझे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात याद आती है कि दुनिया में कुछ भी शुद्ध नहीं है, सब कुछ अविशुद्ध है। अशोक के पूर्ण निबंध में लिखा है उन्होंने, और शायद रविन्द्रनाथ टैगोर का प्रभाव था उनके ऊपर, शांति निकेतन का। ये हर एक पंडित नहीं लिख सकता कि सब कुछ अविशुद्ध है। शुद्ध है तो केवल जिजीविषा, मनुष्य की जिजीविषा। तो ये जो शुद्धतावाद है, जो बहुत हमारे प्रोग्रेसिव जनवादी लोगों में भी आ जाता है। हिंदी गजल, आप हिंदी गजल है, लेकिन भाई ये गजल जो है, आपने देखा नहीं, जब वली दखनी 18वीं शताब्दी में लिख रहा था तो वो तो मोहन का नाम ले रहा था, राधा का नाम ले रहा था अपने शेरों में। वो दक्षिण में बैठा हुआ, दिल्ली आया, उनके शेरों में मोहन का नाम है, राधा का नाम है। अंदाजा लगाइए, 18वीं शताब्दी में जब मुगल साम्राज्य का पतन हो चुका था, उस जमाने में जब दक्षिण में यहाँ के लोग गए सिपाहियों के रूप में, फौज के रूप में, तो उनका वहां भी एक मुश्तरका जवान आ गई, जिसमें दक्षिणी, जिसको हम दक्षिणी हिंदी कहते हैं। तो ये जो गजल है, इस गजल ने बहुत बड़ा काम मध्यकाल में ये किया था कि इसने हमारे दिलों को मिला दिया, हमारे दिलों को जोड़ दिया। जो बीच में खाई पैदा की जाती है बार बार, संस्कृति के रूप में, संस्कृति का एक रूप, एक काव्य रूप के रूप में इस गजल ने बहुत बड़ा काम किया। और जो दो तरह का साहित्य है आज, एक ऐसा साहित्य जो शास्त्रीय साहित्य है। ये सीधा कहा कि ये मुस्तका जवान, ये हिंदू और मुसलमानों के मिलने से पैदा हुआ। ये दो भाषाओं के मिलने से नहीं, दोनों के हृदय मिलने से पैदा हुआ। क्या बात! ये उर्दू हिंदुस्तान में पैदा हुई है और कहीं पैदा नहीं हो सकती। ये उस समय था
तो मैंने ये सोचा कि भाई ये अगर ऐसा है तो फिर मुझे मीर को पढ़ा तो मुझे लगा कि मीर जैसा कवि क्या कह सकता है। उसने कहा, मीर के दीनों मजहब को अब पूछते क्या हो। ये बड़ा मशहूर है उनका, बहुत मशहूर है। मीर के दीनों मजहब को जब अब पूछते क्या हो, उनने तो कस्बा खींचा, दैर में बैठा, कब का तर्क इस्लाम। अब अंदाजा लगाइए, इतना बड़ा कवि, इतना बड़ा शायर, उसने तो कब का इस्लाम छोड़ दिया। ये कह रहा 18वीं शताब्दी में कह रहा, कितना प्रभावित है। मैंने उस रोज भी 26 को कहा था, भाई रहीम जैसा कवि, आप अंदाजा लगाइए, पूरी हिंदू माइथोलॉजी को अपने दोहों में ले आता है। कहीं हिंदू माइथोलॉजी से उसे परहेज नहीं है, रसखान को कहीं परहेज नहीं है। रसखान तो जैसे डूबा हुआ है। तो ये क्या था, अमीर खुसरो में क्या था। ये मध्यकाल में हमारे इसलिए प्रमाण है इस बात का कि 18वीं शताब्दी में, उस जमाने में हमारे दिल एक हो चुके थे और इसको करने में साहित्य की बहुत बड़ी भूमिका थी। बहुत बढ़िया बात। साहित्य की छोटी भूमिका नहीं होती है, मान लेते हैं साहित्य की छोटी भूमिका है। हमने इन प्रश्नों को, इन सवालों को नहीं उठाया कि रहीम कितना बड़ा काम करते हैं। तुलसी तो शैव वैष्णवों का समन्वय करते हैं, तुलसी शैव और शाक्तों का समन्वय करते हैं, तुलसी संस्कृत और हिंदी का समन्वय करते हैं, तुलसी लोक और शास्त्र का समन्वय करते हैं। लेकिन तुलसी के यहाँ भी हिंदू और मुसलमान का समन्वय नहीं है। तुलसी की कविता ये रहीम के यहाँ, ये रसखान के यहाँ है, ये मीर के यहाँ है, ये वली दखनी के यहाँ है। वली दखनी का है, देखिए, अगर मोहन करमसू मुझ तरफ आवे तो क्या। ये दखनी हिंदी है जिसमें उर्दू भी है और वो लहजा सारा दखनी हो गया, दक्षिण का हो गया। अगर मोहन करमसू मुझ तरफ आवे तो क्या, अदासू इस करे इस कदे, नाजुक दिखावे तो क्या। इस तरह के बहुत शेर हैं उनके। तो ये बताता है कि 18वीं शताब्दी में जब मुगल शासन का एक तरह से साम्राज्य का पतन हो चुका था, विघटन हो, उसके बाद भी ये प्रक्रिया कैसी चली थी। वहां तो राजनीतिक तौर पर समन्वय हुआ ही था मुगल साम्राज्य के अंतर्गत। जब हमारी चीजें संवरती हैं, जब हमारी साहित्य संवारता है इन चीजों को, तो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। परोक्ष रूप से वो हमारे दिमागों का प्रक्षालन करता है, उनको धोता है, जिसमें धीरे धीरे काई जमा हो जाती है और समय धीरे धीरे हमारे दिमाग को बंद कर देता है, कुंद कर देता है। तब कुछ ऐसी गजलें, ऐसी बातें मैं समझता हूँ बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और एक और है, एक विकल्प रचती है कि आदमी की पहचान इंसान की हो बस, और कोई पहचान पर इसमें बहुत शेर लिखे हैं, ये पहचान, वो पहचान, वो पहचान, और अंत में लाते हैं कि उसकी पहचान केवल वेशभूषा अलग हो, कुछ और चीजें अलग हो, भिन्नता हो, लेकिन पहचान केवल इंसान की। ये जो बात वो करते हैं, बहुत सी चीजें हैं। और दरअसल उनकी इस गजल के बहाने बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन समय मैं समझता हूँ बहुत इजाजत देता नहीं है। और आप भाषा को तो केवल आप इसमें देख लीजिए, भाषा तो बता दी, वाचस्पति जी ने बता दी, उन्होंने बता दिया, स्वप्निल जी ने, चंद्रेश्वर जी ने। गणित के वो प्रोफेसर रहे और बैंक के भी रहे, बैंक वाला भी गणित ही होता है, वो भी गणित ही लगाता रहता है। तकसीम हुई जिंदगी मेरी 1000 बार। तकसीम, ये भाषा शुद्धतावादी प्रयोग नहीं कर सकता, ये पंडिताऊ भाषा नहीं है, तत्सम शब्द वाली भाषा नहीं है। तकसीम हुई जिंदगी मेरी 1000 बार, हासिल न बचा कुछ भी, सिफर देख रहा हूँ। हासिल न बचा कुछ भी, सिफर देख रहा हूँ। कितने अर्थ निकलते हैं, कितनी व्यंजनाएं निकलती हैं इस तरह से। और एक और है, गजल का जो फॉर्म है वो दरअसल बहुत पर्सनल होता है, बहुत वैयक्तिक होता है। इतना वैयक्तिक फॉर्म कविता में ठीक होता है केवल,
मुसलमान आतंकवादी होता है, मुसलमान आतंकवादी होता है। क्यों? वह पेट्रोल है, वह डीजल है, वह तेल है। हमारे देश में पेट्रोल डीजल तो नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा अंतर्विरोध पहले से मौजूद है। पाकिस्तान के बन जाने से वो अंतर्विरोध खत्म नहीं हुआ था। ये तो जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता थे और महात्मा गांधी जैसे नेता थे, और वामपंथी मूवमेंट था अंदर ही अंदर जनता में, मजदूरों का, किसानों का। तो वो चीज ठहर गई थी, वो चीज रुक गई थी, लेकिन कुछ समय के लिए वो स्थगित हुई थी। जैसे ही वो नेतृत्व खत्म हुआ और समाज में भ्रष्टाचार पैदा होने लगा और राजनीति जातियों में विभाजित होने लगी, वैसे ही पूंजीवाद ने अपने संकट को इस तरह से उसका निराकरण किया। ये पूंजीवाद का जो वित्तीय पूंजीवाद है, ये जो फांसीवाद आया है, ये वित्तीय पूंजीवाद ने अपने संकट का निराकरण किया है इस तरह से। और ये अंतर्विरोध मौजूद था हिंदू मुसलमान का, खत्म नहीं हुआ था। एक और बड़ा अंतर्विरोध हमारे यहाँ दलित का और सवर्ण का, वो भी बहुत बड़ा अंतर्विरोध है हिंदुस्तान में। इसलिए हम गजलों में दलित और सवर्ण के अंतर्विरोध को कहानियों में तो दिखा रहे हैं, उपन्यासों में भी दिखा रहे हैं, लेकिन गजलों में वो कम आता है, तो नहीं आता। यहाँ पूंजीवाद का जो राजपक्ष है वो तो आता है, लेकिन वो नहीं आता, वो कम आता है। वो तो कोई अदम गोंडवी जैसा समझदार आदमी होता है, वहां आता है। उन्होंने तो शुरुआती चमारों की गली जैसी कविता लिख करके की थी और अपनी ही जाति के विरुद्ध लिखा है, अपने ही गांव में, अपने ही मोहल्ले में। ये हिम्मत तो अच्छे अच्छे लोगों के लिए होती, ये साहस कवियों में नहीं होता। क्यों? हम कोतवाल पर कविता नहीं लिखते, हम अमेरिका में बैठे हुए किसी बुश पर, किसी ट्रंप पर, किसी बाइडेन पर लिख सकते हैं, वो हमारा क्या बिगाड़ेगा यहां बैठकर। लेकिन हम अपने शहर कोतवाल के अंतर्विरोध पर कविता लिखने में हमको जोर आता है। हमको अपने आसपास का जो अंतर्विरोध है वो बहुत बड़ा अंतर्विरोध है, समाज की सत्ता। हम अब अपनी सामाजिक संरचना को खत्म नहीं कर पाए, वो मौजूद है जिससे फांसीवाद आता है। वर्ण की जो सत्ता है वो सत्ता भी कहीं न कहीं सांप्रदायिकता को मजबूत करती है लगातार। किसी भी जाति की सत्ता को अगर आप लाएंगे तो वो कहीं न कहीं सिंचाई करेगी, सींचेगी उस सत्ता को जो सत्ता पूंजी की सत्ता है। इसलिए ये जो सारा एक संकट है बहुत बड़ा। मेरे बात बोलिए, मेरे बात बोलिए। मैं इन गजलों के मार्फत में, देखिए आपको ये लग रहा होगा सवाल जवाब का कोई सत्र नहीं है, आपको ये लग रहा होगा ये गजलें वैसे ही है। ये केवल कविता नहीं है, कविता है, लेकिन इस कविता में एक जो स्वायत्त क्षेत्र होता है कविता में, और अपने स्वायत्त क्षेत्र से वो कविता बहुत से सवालों को उठाती है। वो स्वायत्त क्षेत्र धीरे धीरे पूंजी उसको निकल जाती है, उस ऑटोनॉमी को, उस स्वायत्तता को खत्म करती है सबसे पहले, फिर आपको बोलने नहीं देती, फिर वो अपने ऊपर ही लाती है चीजों। तो ये जो ऑटोनॉमी है साहित्य की, वो ऑटोनॉमी गायब हो जाती है। ये एडोर्नो ने अमेरिका में महसूस किया जाके, और वहां लिखा कि जो एनलाइटनमेंट हुआ था, जो प्रबोधन हुआ था आधुनिकता के आने पर, वो प्रबोधन गया कहां? उस प्रबोधन को कौन खा गया कि ये परिस्थितियां आ गई, इस तरह की परिस्थितियां आ गई? ये उन्होंने प्रश्न उठाए। तो ये जो हमारा इस समय हम साहित्य लिख रहे हैं, कविता लिख रहे हैं, गजल लिख रहे हैं, इनमें वो सवाल दूसरे तरह से आ रहे हैं, और ज्यादातर या तो राजनीतिक सवाल हैं, लेकिन अभी हम उस संकट से बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं हैं। वो साहित्य का संकट नहीं है, संस्कृति का संकट है, प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत मुझे लगा ये गजल का मामला दूसरे तरह का है। दूसरा, मैंने एडोर्नो को पढ़ा। एडोर्नो ने 1947 में एक किताब लिखी, डायलेक्टिक्स ऑफ एनलाइटनमेंट, 1947 में।
जब हमारा देश आजाद हुआ उस साल, और ये तब लिखी अमेरिका जब वो भागे जर्मनी से, हिटलर के डर से। उनको लगा जर्मनी में कि ये क्या हुआ, ये फासिज्म क्यों आ गया, ये फांसीवाद कैसे आ गया, इतने विकसित देशों में इतनी जगह ये क्यों हुआ ऐसा। तब उन्होंने कहा कि जब पूंजी का विकास बहुत ज्यादा हो जाता है और कुछ लोगों के हाथ में संकेंद्रित वो हो जाती है, जैसे 1% लोगों के हाथ में हिंदुस्तान की 40% पूंजी संकेंद्रित हो गई है और भारी विषमता पैदा हो गई है समाज में, भारी। उसका लाभ चूंकि मध्य वर्ग को मिल गया है, इसलिए मध्य वर्ग चुपचाप चाकर बन गया है सत्ता, वो चाकर बुद्धिजीवी हो गया है। ग्रामसी के शब्दों में कहूं तो वो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल नहीं रहा। तो मध्य वर्ग जब ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल के पद को खो देता है तब वो चाकर बुद्धिजीवी बन जाता है, सत्ता के पक्ष में बन जाता है, और सत्ता के पक्ष में नहीं रहता है तो चुप हो जाता है। तो ये जो सारा संकट है ये गजल के माध्यम से व्यक्त हुआ। तो मुझे लगा कि टी.एम. मिश्र तो गजल में संकट को दूसरे तरह से व्यक्त कर रहे हैं। इस समय का जो संकट है, देखिए अदम गोडवी ने भी अपने जमाने का संकट व्यक्त किया था, भ्रष्टाचार को व्यक्त किया, सांप्रदायिकता की चुनौती को, इतिहास को विकृतीकरण उनके जमाने में भी हो रहा था। आप इतिहास का विकृतीकरण अभी नहीं हुआ है शुरू। आप जानते हैं जब 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई थी तब भी एक कोर्स बदले गए थे, उस समय भी प्रक्रिया शुरू हो गई थी, उस समय भी इतिहास की बातों को इस तरह से हटाने की शुरुआत हो गई थी। तो ये जो सारा संकट है उस सारे संकट को मैंने सोचा कि ये व्यक्त करती है ये गजल। इसलिए मैं तो कविता की तरफ था, कविता का आलोचक था, कविता के बारे में लिखता था और कविता के बारे में सोचता था, मुख्य छंद की कविता के बारे में। लेकिन मैंने सोचा कि जिस तरह ये जो रिएक्शन है साइकोलॉजिकल, उस रिएक्शन की वजह से भी पूंजीवादी व्यवस्था में फांसीवाद आता है। वैसे तो पूंजीवाद व्यवस्था अपने आप भी फांसीवाद को आमंत्रित करने लगती है, लेकिन ये भी एक कारण होता है, रिएक्शन होता है आम जनता में, फिर वो अंधी हो जाती है, फिर उसको कुछ नहीं सूझता, फिर वो कहती किसी को भी वोट दे दो, इसको मत दो। तो ये जो गीत हैं, ये गीत समाज नब्ज को बताते हैं। केवल गीत नहीं है कि समाज में क्या हो रहा है। हमने रियलिज्म केवल इस बात को मान लिया कि मार्क्सवादी तरीके से जिसने बात कह दी वो तो रियल बात है। अरे गैर मार्क्सवादी तरीके से भी जो जीवन के अनुभव हैं रियल बात कही जा सकती। तो ये उसने केवल अनुभव से कही तो ये हो क्या गया, सरपंच बना गांव के उत्थान के लिए, लेकिन इसने तो सारा मुखिया ने दालान बना लिया अपना। ये मनरेगा की मजदूरी को खा गया। इसका मतलब मनरेगा जब शुरू हुआ है तब ये गजल लिखी गई है। मनरेगा मनमोहन सिंह के समय में शुरू हुआ 2004 के बाद। तो ये पहले तो ही आगे कुरम का मुट्टा ई सरपंची मिली यालू अलबेली सब सुख खावे नासी रुपया देनी। इसको ऐसी सरपंची मिली है, नासी मेवाती में गाली होती है, वैसे महिलाएं गाली देती है, हालांकि वो सहज गाली भी होती है। ई सरपंची मिली यालू अलबेली सबसु खावे नासी रुपया धेली, यानी चेढ़न को खटखट मंगवाई सरपंची मेरा राजालू मिली। ये जो पंचायती राज से जो हुआ, लगभग उसी पंचायती राज पर ये पूरी गजल लिखी। इसलिए मेरे मन में ये लगा कि ये तो कोई लोक जीवन को पकड़ने वाला शायर, यह केवल मध्यवर्ग का शायर नहीं है। शायरी मध्यवर्ग ने कैद कर ली है, और मध्यवर्ग चीजों को जब कैद कर लेता है तो जनवादीकरण की प्रक्रिया रुक जाती है। जनवादीकरण तब होता है जब स्वयं मध्यवर्ग जनवाद डिक्लास करके जन की ओर चला जाए, कौशल किशोर जैसा। या तो ऐसा मध्यवर्ग हो, या मध्यवर्ग अपने भीतर ही रखता है चीजों। लोकप्रिय साहित्य है, तो लोकप्रिय साहित्य जिसको कहते हैं मास, जो अपील करता है, जो टीवी पर आता है। टीवी पर कभी आपने अच्छे साहित्यकारों की कविता नहीं सुनी होगी, अच्छे शायरों की कविता नहीं सुनी होगी। वो जो बीच का आदमी है, जो डाइवर्ट करता है कल्चर के नाम पर, और जो संस्कृति की रक्षा नहीं करता है, संस्कृति के नाम पर सत्ता की रक्षा करता है, वो वहां आता है।
वो बैठा रहता है, वो सवाल कभी नहीं उठाता। वैसे ही तो वो जो पॉपुलैरिटी है साहित्य की, उसको बीच में ले आना और एक गैप पैदा कर देना, ये गजल उस गैप को खत्म कर देती है। बहुत बढ़िया, बहुत इस गजल में बहुत बड़ी बात है। उस बीच में ये मध्य वर्ग ये बहुत सरलता से लिखते हैं। आप अदम गोंडवी जी पढ़ लीजिए, कहीं कोई कम्युनिकेशन की दिक्कत नहीं है और उनकी गजलों में कहीं कोई नवीनता की दिक्कत नहीं है। सारी गजल नवीनता से भरी पड़ी। परंपरा केवल गजल, छंद केवल परंपरा वाला ट्रेडिशनल है, रवायती छंद है केवल, लेकिन काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में उतरा है रामराज विधायक के पास। अब कोई कह सकता है? अंदाजा लगाइए, ये कोई कह सकता है? ये पहले नहीं लिखी जा सकती। तो ये जो बीच में है, और इसको किसी को भी सुना सकते हो आप, इसकी ये कोई ये नहीं है जैसे तुलसीदास का साहित्य है, वो पीएचडी भी उसको हो सकती है और ये सामान्य आदमी के घर में झोंपड़ी में भी उसका पाठ हो सकता है, वहां भी पढ़ा जा सकता है। सामाजिक अंतर विरोधों की बात अलग है, लेकिन ये सादगी पैदा कर देना ये गजल के ही बस की बात है। इस समय और किसी के बस की बात ज्यादा नहीं है। मुख छंद के बस की बात ये नहीं रही है। मुख छंद में गहरी बात हो सकती है, मुख छंद में जटिल बातें हो सकती है, मुक्तिबोध जैसा मुक्त छंद में बड़ा कवि हो सकता है। लेकिन इस समय जो जरूरत है कि लोगों के हृदय को मिलाना, और वो जो लुगदी साहित्य है ऊपर वाला जो बीच में आ गया है हमारे, और किस तरह से वो चीजों को हमसे छीन रहा है, किस तरह से हमारा जो मनोरचना जनवादी हुई थी, धीरे धीरे जो हमारा मन का जनवादीकरण हो रहा था, जो हम स्त्री को आजादी दे रहे थे, जो दलित वर्ग को जो जिस तरह से ऊपर उठाया ऊपर आ रहा था किसी भी वजह से, जो सारी चीजें हो रही थी, वो प्रक्रिया भी आप देख रहे हैं रुक गई है पूरी तरह से। गजल जैसी चीजें उस प्रक्रिया को खोलने में समर्थ है। इस काव्य रूप की बहुत बड़ी भूमिका है दिलों को मिलाने की, और उस संस्कृति का जो खेल चल रहा है बहुत बड़ा, उस संस्कृति के खेल को खत्म करने की, बशर्ते कि हम चीजों को समझें। अन्यथा एक जमाना था जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे आधुनिक चेतना वाले आलोचक भी, रामविलास शर्मा जैसे आधुनिक चेतना वाले आलोचक भी उर्दू को मुस्तरका जबान नहीं मानते। तो ये जो प्रक्रिया शुरू हो गई थी एक सांस्कृतिक समन्वय की, उस प्रक्रिया को किस तरह से पूंजी आगे चल करके तोड़ देगा। नजीर अकबराबादी, आप अंदाजा लगाइए, नजीर अकबराबादी 18वीं शताब्दी का एक कवि है, उसी में हुआ आगरे में, और जिस तरह की उसने कविताएं लिखी हैं, बलदेव छठ का मेला, जो आगरे में बलदेव छठ का मेला होता था, उस पर एक पूरी नज्म है। होली और दिवाली पे तो है ही, रीछ के बच्चा नचाने वाला अगर कोई आ जाता था तो रीछ के बच्चे पर वो कविता लिख के दे दी उन्होंने, शायरी उनके पास जाते थे कि मुझे ऐसी नज्म दे दो जिसको मैं गाता रहूं और रीछ नचाता रहूं। तिल के लड्डू बेचने वाले आए तो तिल के लड्डू बेचने वालों को उन्होंने नज्म लिख के दे दी, तो ककड़ी बेचने वाले को एक नज्म लिख के दे दी। इतना जनवादीकरण करना कविता है। हम केवल इन बातों में फंस जाते हैं कि ये सब इस तरह से गिर गई। नजीर अकबराबादी को कोई फारसी के लोग और उर्दू के लोग ज्यादा तरजीह नहीं देते थे, कुछ लोगों ने बाद में लिखना शुरू किया। ये बहुत ऊंचा शायर है, क्यों उसने समय से पहले चीजों को करना शुरू कर दिया था। जब शायरी दरबारों में हो रही थी उस जमाने में उसने डेमोक्रेटाइजेशन करना शुरू कर दिया कविता। तो ये गजल जो है, ये गजल मिश्र की गजल, दुष्यंत कुमार की गजल, अदम गोंडवी की गजल, राम कुमार कृषक की गजल, बलदेव सिंह चीमा की गजल, ये गजल इस समय जो लिखी जा रही है, महेश कटारे सुगम की गजल, ये गजल जो लिखी जा रही है, ये कहीं ना कहीं सांस्कृतिक लेवल पर, सांस्कृतिक स्तर पर मध्य वर्ग का जनवादीकरण करने में लगी हुई है। और जनवादीकरण की जरूरत बहुत होती है लोकतंत्र को। हमने लोकतंत्र को यह समझ लिया है कि लोकतंत्र में केवल जनवादीकरण समाज का करें तो वो राजनेता करें, वो तो कभी करने वाले नहीं। उनको तो पावर गेम है उनका, वो तो सत्ता चाहने वाले लोग हैं, और सत्ता चाहने वाला कभी जनवादी लोकतंत्र को भी लोकतांत्रिकरण नहीं करता है। लोकतंत्र के फॉर्म का जनतांत्रिकरण करता है, वो फॉर्म का, वोट पड़ती रहे और सत्ताएं बनती रहे। ये फॉर्म का, ये कंटेंट का नहीं है। साहित्य
जनवादीकरण करता है कंटेंट संस्कृति का, और नीचे के लेवल तक ले जाता है, और नीचे के लेवल से अपनी चीजों को इधर ले आता है। तो डीएम मिश्र की गजलें ये करती। दूसरा इनका जो महत्वपूर्ण मुझे लगी बात, ये जनवादीकरण करने में मदद करती। केवल सच्चा सर्टिफिकेट, और ये सर्टिफिकेट प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये आपको चुना गया, इसका मतलब आप में विश्वास पैदा किया कि आप जिस विचारधारा से हैं उसको आगे बढ़ाएंगे, उसके साथ धोखा नहीं करेंगे। ये उसका मतलब होता है चुनाव। तो ऐसे चंद्रेश्वर जी और डीएम मिश्र साहब तो है ही, इनसे सोशल मीडिया से ही परिचय हुआ मेरा, और एक दो गज़ल इनकी देख करके दूसरे लोग इनकी गज़ल पर बात करते थे, तो मुझे ये लगा कि अवध की जो धरती है ये कुछ अलग तरह की, अलग तरह की तो हमारे ब्रज भी, हम जिस ब्रज से हैं जहाँ सूर्य पैदा हुआ, अलग तो वो भी है, लेकिन अवध कुछ और अलग, उससे भी अलग। वो ऐसा हम ब्रज में बहुत सी माधुरी तो पैदा किया, लेकिन बहुत सी चीज हम पैदा नहीं कर पाए। ये अवध अकेला ऐसा है हिंदी प्रदेशों में जिसने माधुरी भी पैदा किया, ओज भी पैदा किया, और प्रसाद गुण भी पैदा किया। तीनों गुणों वाला है अवध। प्रसाद गुण संपन्न भी है, ओज गुण संपन्न भी है। 1857 की लड़ाई बुंदेलखंड के बाद सबसे ज्यादा कहीं हुई तो वो अवध जनपद में, अंतिम समय तक ये लड़ता है। ओज गुण भी और प्रेम तो है ही, माधुर्य तो जहाँ सूफी कवियों का बाहुल्य है, वो इतना बड़ा जनपद हो सकता है। उसके रहने वाले डीएम मिश्र जी और उनकी गजल, उनको हार्दिक बधाई देता हूँ सबसे पहले, फिर मुझे ध्यान नहीं रहेगा, और शुभकामनाएं देता हूँ कि उनके गजल संचयन पर, उनकी चयनित गजलों पर यहाँ आज बहुत अच्छी चर्चा हुई है, बहुत अच्छी चर्चा हुई है। वाचस्पति जी अभी कह रहे थे कि ये पिछले बाद में बोलने वालों का दुर्भाग्य होता है कि वो क्या बोले, ये संकट खड़ा कर देते हैं पहले वक्ता जो होते हैं। मैंने कहा नहीं, फिर भी आप बच के निकल जाएंगे, इतना ही संकट खड़ा करेंगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं से गली निकाल लेंगे अपने बोलने के। तो उन्होंने वो भी निकाली और बहुत अच्छा लगा, और जो और नहीं कह सके वो उन्होंने कहा। आपने देख लिया होगा इस तरह की सूचना हर एक के पास नहीं है। ज्ञान रंजन के पिता रामनाथ सुमन ने भी गजल पर लिखा है, उनके 2 वॉल्यूम हैं, गालिब पर और वीर पर। मैं तो जानता नहीं था ज्ञान रंजन के पिता हैं ये, लेकिन मैंने सबसे पहले अगर वीर और गालिब को पढ़ा तो उन्हीं की किताब से पढ़ा, और वो बड़ा अच्छा लगा कि मीर पर जब वो कहते हैं कि नादिर शाह का जब आक्रमण हुआ तो मीर को हमारे भरतपुर के राजा सूरजमल ने बुलाया कि तुम मेरे यहाँ आके रहो, तुम मत जाओ लखनऊ तो बाद में आए। पहले कहा दिल्ली से भाग रहे थे लोग नादिर शाह की वजह से, बहुत से भाग रहे थे, बहुत से लोग मथुरा में आके छुपे, सूरजमल ने वहां भी उनकी रक्षा की थी सभी की। तो जब वो भागने लगे तो उनको डीग के पास ही रोका, तुम लखनऊ मत जाओ, यही रुको। तो बहरहाल ये मैंने उसी में पढ़ा, रामनाथ सुमन की किताब में। तो इस तरह से के जो प्रसंग आते हैं उनसे मन भीतर से हमारा जो लोकेल है, जिसकी बात कौशल किशोर जी ने कही, 26 तारीख को भी आया था, तब भी मैंने लोकतंत्र की संस्कृति और संस्कृति का लोकतंत्र उस पर ये कहा था कि हमारी जो भूमिका है वह आंगिक बुद्धिजीवी की भूमिका नहीं रही है मध्यवर्ग जो उस जमाने में थी गांधी की। वो भी मध्यवर्ग से ही या उच्च वर्ग से या उच्च मध्य वर्ग से कहीं से वहां से गए और उन्होंने अपनी आंगिक भूमिका तय कर ली थी। हम वो भूमिका नहीं तय कर पा रहे हैं, लेकिन जब डीएम मिश्र की गजल पढ़ता हूं तो मुझे कहीं दिखाई देता है कि ये शायद उस भूमिका की तरफ आ रहा है, और इस भूमिका की तरफ जो आ रहा है तो उसको आते हुए को रोकना नहीं चाहिए। उसको आते हुए को ये नहीं कहना चाहिए नहीं तेरी गजल ऐसी है, तेरी गजल। पहला संकट तो ये है कि जो पूंजी की सत्ता है, जो वित्तीय पूंजी की सत्ता है, वो मध्यवर्ग के बीच में एक और सत्ता को खड़ी कर देती है संस्कृति के नाम पर, और संस्कृति उद्योग बन जाती है। और उसकी वजह से हमारे यहाँ जैसे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल पिछले 15-20 सालों से चल रहा है, वो बड़ी पूंजी का एक फेस्टिवल बन जाता है। उस साहित्य में विचार की जगह कहीं नहीं है, उस साहित्य में कहीं सवाल नहीं है। सवाल है तो बड़े वैसे ही आपके सामने एक बिठा देंगे और कह देंगे ये है। वो सवाल नहीं है जो हमारे भीतर उत्तेजना पैदा करे, जो हमको बदलने की कोशिश करे, जो हमको आंगिक बुद्धिजीवी बनाने की कोशिश करे। आंगिक का बुद्धिजीवी का मतलब है समाज का बुद्धिजीवी बन जाना।
जनता के पास चले जाना, चाकर बुद्धिजीवी न रहना, अन्यथा मध्यवर्ग की कोशिश रहती है। तो इन गजलों में मुझे महसूस हुआ कि ये कवि, ये शायर, पहली बात तो ये है कि ये शायर बहुत बड़ा काम ये गजल ही करती है। गजल के प्रति क्या है कि ऐसा फॉर्म है जिसके लिए हम मुस्तरका शब्द का प्रयोग पहले होता था उस जमाने में, जब हिंदी और उर्दू की बहस चली थी। साझेदारी वाली विधा है ये साझेदारी वाली विधा है ये गजल। क्यों? गजल को साझेदारी ने पैदा किया। उद्योग बनाकर सत्ता उस पर कब्जा कर लेती है। मीडिया के माध्यम से कब्जा हो गया, आप देख लीजिए, सारे मीडिया पर कब्जा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि मीडिया के मार्फत उसको कल्चरल वैल्यूज पर कब्जा करना है सत्ता को, और पूंजी पर कब्जा। एक ही आदमी पर सारी पूंजी इकट्ठा हो रही है, पूंजी पर कब्जा। और जब पूंजी पर कब्जा होता है, मीडिया पर कब्जा हो जाता है, तो फिर टेक्नोलॉजी, वो तो टेक्नोलॉजी तो बिकाऊ माल है, जो पैसा देगा उसके पक्ष में हो जाएगी, उसके पक्ष में लोग बात करने लगेंगे। तो टेक्नोलॉजी पर जब कब्जा होता है तो संचार के साधनों पर कब्जा कर लेती है सत्ता। तो अडोर्नो कहते हैं कि जर्मनी में सारी चीजों पर यह कब्जा कर लिया है सत्ता ने। किसके मार्फत? मीडिया के मार्फत। और फिर वो अमेरिका भागे, तो अमेरिका में उन्होंने देखा कि अमेरिका में यद्यपि जर्मनी की तरह तो कब्जा नहीं हुआ है, लेकिन कब्जा यहां भी है। उन्होंने अमेरिका को भी कोई बहुत अच्छे अंक नहीं दिए कि ये अपने को डेमोक्रेटिक कंट्री कहता है, लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था ने, जो उस जमाने में 20वीं शताब्दी में यूरोप में और अमेरिका में, हमारे देश में तो ये आया 21वीं शताब्दी में, 91 के बाद ये प्रक्रिया चली, 1991 के बाद लिबरलाइजेशन की। और पिछले 30 सालों में हमने तमाशा देख लिया, आप देख लीजिए, पिछले 30 ही साल हुए अभी कुल लिबरलाइजेशन को, हमारे सामने तमाशा सामने है। और उन्होंने इस लिबरलाइजेशन का तमाशा बहुत पहले देख लिया। इसलिए अडोर्नो ने अमेरिका के अनुभव को ध्यान में रखते हुए बताया कि ऐसा नहीं है हिटलर जा रहा है, यहाँ भी सर्वसत्तावाद आ गया है। यहाँ भी आप मैकार्थी को तो आप जानते हैं अमेरिका में कैसे कम्युनिस्टों का कोई किसी पे भी आरोप लगा करके बंद कर दिया जाता। तो वहां उन्होंने लिखा कि ये जो सर्वसत्तावाद है, ये मीडिया पर कब्जा करके, पूंजी पर कब्जा करके, उद्योग धंधे तो धीरे धीरे कब्जे में वैसे ही हो जाते हैं। मजदूर आंदोलन तो आप कब्जा वैसे ही कर लेते हैं, धीरे धीरे उनको खत्म करते चले जाते हैं। तो फिर आप वित्तीय पूंजी से पूरी विश्व पर कब्जा कर लेते हैं। अब इंग्लैंड वाला साम्राज्यवाद नहीं है, लेकिन वित्तीय पूंजी वाला साम्राज्यवाद पूरी दुनिया पर है। और वो उसकी मोनोपोली तभी कायम हो सकती है जबकि आप निरंकुश पूंजी को बनाते हैं। तो निरंकुश पूंजी अपने अपने तरीके से पूरी दुनिया में तब होती है जब आप वहां सारी चीजों को वैसे ही भड़काएं। आप अंदाजा लगाइए, मध्य एशिया में इस्लामिक जो मूवमेंट है वो तब से ही शुरू हुआ है जब से पूंजीवाद पर संकट शुरू हो गया। वित्तीय पूंजी का संकट जब से शुरू क्या हो रहा है ये भी वो बताते हैं। भाई हमारे बहुत अच्छे कवि, बहुत सरल कवि लगता है। सरल मैं उस रूप में नहीं कह रहा हूँ सपाट के रूप में, सरलता बहुत बड़ी विशेषता होती है मनुष्य की भी और कविता की। तुलसीदास ने तो सरलता को बहुत बड़ा माना, बहुत बड़ा माना। जो सरल नहीं है वह अपने चरित्र में भी बहुत जटिल होता है, उसका चरित्र भी बहुत खतरनाक होता है। इसलिए मनुष्य को सरल बनने की कोशिश करनी चाहिए। निराला को हम उनकी सरलता से भी जानते हैं। निराला की कविता में जटिलता भी है, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व था वो बड़ा सरल था, बहुत सरल। उस सरलता को अगर प्राप्त कर ले मनुष्य तो बहुत ऊंचे दर्जे पर पहुंच जाता है। हम लोग बहुत जटिल हैं भीतर से, हमको भीतर से कोई जान नहीं सकता कि हम क्या हैं, ये जान नहीं सकता कोई। तो ऐसे भाई आत्मीय स्वप्निल श्रीवास्तव जी और कौशल किशोर जी को तो हम कहते ही हैं कि हम तो शब्द में जनवाद लाते हैं, वो क्रिया में जनवाद लाते हैं। संज्ञा में जनवाद तो कोई भी ले आता है। संज्ञा में तो मैं अपने को राम रतन लिख देता हूँ, लेकिन राम रतन होता नहीं, वो क्रिया में राम रतन होते हैं। इसलिए कौशल किशोर जी ने अपना अलग व्यक्तित्व बनाया है। और इस तरह का व्यक्तित्व अगर मनुष्य का बन जाए तो कोई शहर बहुत धनी हो जाता है, बहुत धनी हो जाता है।
धन से धनी नहीं होता है, इन चरित्रों से धनी होता है। और ऐसे लाखों जहाँ वो लोग रहते हैं, वहाँ कुछ लोग ऐसे धनी भी मिलते हैं जो चारित्रिक रूप से बहुत धनवान हैं। और भाई चंद्रेश्वर जी, जिनसे मेरी वैसे मुलाकात है, सोशल मीडिया के मार्फत भी हुई, और जब मुझे लगा कि जन संस्कृति मंच के यहाँ अध्यक्ष चुने गए हैं, बहुत खुशी हुई। लगा कि उनकी कविता को, उनके चिंतन को हमने प्रमाणित कर दिया, हमने रेखांकित कर दिया। जब आप किसी को चुनते हैं तो वो चुनाव नहीं होता, वो प्रमाण देना होता है। तो चंद्रेश्वर जी ने यह बात कह दी कि हम चाहें तो इस पूरे संचयन से और इन चरित्र कविताओं से हम डीएम मिश्र का चरित्र चित्रण कर सकते हैं पूरा, कि वो कैसे आदमी है। केवल इन कविताओं से कह सकते हैं, बता सकते हैं। वो न हो तो भी हम बता सकते हैं वो कैसे आदमी थे, वो कैसे आदमी होंगे। तुलसीदास को हमने देखा नहीं है, जायसी को हमने देखा नहीं है, लेकिन उनकी कविता से बता सकते हैं वो कैसे आदमी रहे, कैसे आदमी थे, उनका स्वभाव कैसा था, वो किस तरह लोगों को पहचानते थे और जानते थे। तो ऐसे ही हम डीएम मिश्र में जो वैयक्तिक वो है, वो वैयक्तिकता व्यक्तिवाद नहीं है। वैयक्तिक भूमि पर वो जिस तरह से अंतर वस्तु को स्थापित करते हैं और उसको नए मानदंडों से हमारे सामने लाते हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत कम होता है। और उम्मीद को कभी खत्म नहीं होने देते। इन दिनों मैंने बहुतों को देखता है, साहब कुछ नहीं हो सकता, ये कहने लगे लोग, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये पढ़ के नहीं लगेगा आपको कुछ नहीं हो सकता। इसको पढ़ेंगे गजल को तो ये लगेगा कि नहीं, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ बदल सकता है। दुनिया में बदलाव कभी ठहरता नहीं है, कभी रुकता नहीं है। ऐसे गजलकार को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आप सभी को सलाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसंग है, तो मैंने जब वो गजल पढ़ी तो मुझे लगा हमारे मीरासी कवि ने, मेवात के कवि ने बहुत पहले लिखा। हमारे यहाँ सरपंच पंचायत का जो ये सारा विधान है आज़ादी के बाद, वो सबसे पहले राजस्थान से शुरुआत हुई। और राजस्थान में नागौर एक जिला है, बिल्कुल बीच में राजस्थान के। उस नागौर जिले में जवाहरलाल नेहरू आए और वो वहाँ से शुरू करके गए पूरे देश के लिए कि पंचायती राज कायम होगा पूरे देश में। तो पंचायती राज कायम हुआ। आप प्रधान कहते हैं, हम सरपंच कहते हैं। हमारे यहाँ सरपंच कहलाता है और उसके नीचे जो चुने जाने वाले हैं वो पंच कहलाते हैं। तो सरपंच चुने गए पहली बार, तो सरपंच बेगम बेग भी चुने गए, बिना पढ़े लिखे लोग भी चुने गए। और उन सरपंचों को लगा ये तो बड़ी अच्छी चीज है, ये तो सहज बिना बात पैसा आता है। तो रिश्वतखोरी पैदा हुई। हमारे तो कोई भी सिस्टम आप बना दीजिए जो पूंजीवादी व्यवस्था है, इसलिए पूंजीवादी व्यवस्था में रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार उसका हिस्सा होता है, उसका चरित्र होता है। पूंजीवाद पनप ही नहीं सकता अगर भ्रष्टाचार न हो, उसके चरित्र का हिस्सा। इसलिए हमारे यहाँ एक मीरासी ने लिखा, 1960 के आसपास का है वो गीत, क्योंकि हम स्कूल में पढ़ते थे तो उसको गाने लगे थे उस गीत। उसके बोल थे, सरपंची मेरा राजालू मिली है मेरी माई। ये मेवाती में एक मेवनी बनाया मीरासी ने, बिना पढ़े लिखे आदमी ने, कि सरपंची मिल गई है। अपनी उससे कहती है, अपनी सखी से, कि मेरे पति को, राजा मैंने पति, हस्बैंड, सरपंची मेरा राजालू मिली है मेरी माई। अब क्या हुआ, ये मिल गई। जैसे गांवों का उत्थान देखकर आया हूँ, मुखिया का दालान देखकर आया हूँ। उसका पहला बंद बनाया मीरासी ने। पहले तो ही जाके कच्ची मेड़ी, कच्चे मकान थे पूरे विभाग में, पक्के तो अब हुए कुछ दिनों पहले ही, कच्चे ही थे, छान झोपड़े थे। तो ऊपर मेड़ियां बनती थी, नीचे कच्चा मकान बनता था, उसके ऊपर एक छान झोपड़ी वाली, उसको मेड़ी कहते थे। तो पहले तो ही जाके कच्ची मेड़ी, अब बनवाया यानी कमरा कचहरी। जैसे दालान देखकर आए ना मुखिया का, तो पहले तो ही जाके कच्ची मेड़ी, अब बनवाया यानी कमरा कचहरी। और यानी चिकनी तो हवेली खिलवाई, सरपंची मेरा राजालू मिली है मेरी। ऐसी सरपंची मिली है। अब इसके 3 खंड वाली हवेली हो गई, 3 मंजिल वाली हवेली हो गई है। इतनी जल्दी ये धनवान हो गया है। ये पंचायती राज तो बहुत अच्छा आया है। हमारे देश में यही तो हुआ कि जो पदों पर बैठ गया उसने ऐसा भ्रष्टाचार मचाया। देखिए
जब ज्यादा भ्रष्टाचार मचेगा तो फासिल को आमंत्रित करता है, फिर जनता का मिजाज बदलता है, जनता कहती है भ्रष्टाचारियों से मुक्त करो। आज के जमाने में इस तरह कहना ना लाए है ना कहते खासतौर से उनको ये देखिए अभी तो मेरे अभी तो मेरे अम्मा बाबू दोनों घर में बैठे हैं। अभी तो मेरे अम्मा बाबू दोनों घर में बैठे। अभी तो मेरा घर ही लगता मक्का और मदीना। वाह बढ़िया। ये कौन लाएगा? ये हर कभी नहीं ला सकता, शुद्धतावादी नहीं ला सकता। इस रूपक को, इस बिंब को कोई साझेदार मुश्तरका चीज को जो समझता है वो ही ला सकता। अम्मा बाबू को मक्का मदीना बना। अभी तो मेरे अम्मा बाबू दोनों घर में बैठे। अभी तो मेरा घर ही लगता मक्का और मदीना। और फिर कहा कलम से रास्ता लेकिन बनाया जा तो सकता है। कलम से रास्ता लेकिन बनाया जा तो सकता है। बुझे तब प्यास जब गंगा मेरे अधरों तलक आए। पे बड़ा वो के तानाशाही पे किया उन्होंने। हमारे मन को लोकतांत्रिक बनाया। क्यों? हम मन से लोकतांत्रिक नहीं होते। हमारा वर्ग हमको लोकतांत्रिक होने नहीं देता है, मध्य वर्ग को भी नहीं होने देता है। निम्न वर्ग ही केवल लोकतांत्रिक रह सकता है क्योंकि उनके पास कोई सत्ता नहीं होती। मध्य वर्ग के पास भी कुछ न कुछ सत्ता होती है। थोड़ा बहुत धन की सत्ता होती है, थोड़ा बहुत सामाजिक उसकी जाति की सत्ता होती है, थोड़ा बहुत उसके सामूहिक और चीजों की सत्ता होती है। इसलिए जिनका जनतांत्रिकरण होना चाहिए उनका जनतांत्रिकरण साहित्य की प्रक्रिया से भी होता है। ये मुझे महसूस हुआ। अन्यथा आप देखिए जब ये कहते हैं लुटेरे हम फकीरों से भला क्या लेके जाएंगे, ये मिश्र का एक शेर है। लुटेरे हम फकीरों से भला क्या लेके जाएंगे कि दिल भी जोगिया है और मन भी सूफियाना है। ये सूफियाना इस अकेले शब्द से खड़ा हो जाता है, पूरा इतिहास खड़ा हो जाता है। हमारी आंखों के सामने जायज किया जाता, हमारी आंखों के सामने पूरा अवध आ जाता, मंझन आ जाते, कुतुबन आ जाते, सारा जो सूफी तसव्वुफ है जो पूरा वो आ जाता। ये जब कभी कहता है और देखिए एक जगह लिखा उन्होंने जहां उन्होंने गंगा और मक्का मदीना दोनों को लाए।